नमस्कार। आसान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 12th क्लास के बिजनेस स्टडी का चैप्टर 7 यानी डायरेक्टिंग, और डायरेक्टिंग के भी आज 6th पार्ट में हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। पहले वीडियो में हमने यानी पार्ट 5 में कम्युनिकेशन के बारे में ही पढ़ा था, जिसमें हमने कम्युनिकेशन के मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस, प्रोसेस और टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था। टाइप में हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और इनके मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट एंड डिमेरिट के बारे में हम अब तक पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम टाइप ऑफ नेटवर्क ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन से। फॉर्मल कम्युनिकेशन यहाँ दो तरह का होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वर्टिकल कम्युनिकेशन फिर अपने आप में आगे दो तरह का, डाउनवर्ड और अपवर्ड। तो डाउनवर्ड में हमारे जब ऊपर के अधिकारी अपने सबऑर्डिनेट को कोई इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो हमारे डाउनवर्ड कहलाता है। जैसे मैनेजर फोरमैन को, फोरमैन वर्कर को। यहाँ पर जो पॉलिसीज होती हैं या आदेश होते हैं या रूल्स होते हैं वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं। अपवर्ड में कोई रिपोर्टिंग देनी है, कोई सजेशन देना है, ये हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर वर्कर अपने फोरमैन को कोई बात इंफॉर्मेशन देता है और फोरमैन मैनेजर को। लेकिन ये लेटरल या हॉरिजॉन्टल भी कम्युनिकेशन होता है। इसमें दो, मान लीजिए, अलग अलग डिपार्टमेंट है। एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, दूसरा हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। तो इनके मैनेजर प्रोडक्शन जो हमारा प्रोडक्ट है उसके डिज़ाइन के ऊपर ये आपस में डिस्कस कर सकते हैं। जो प्रोडक्शन वाला वो बताएगा कि हमें इस तरह से बना रहे हैं, लेकिन जो मार्केटिंग वाला वो डिस्कस कर सकता है कि देखिए इस तरह का नहीं, इस तरह की डिमांड हमारे मार्केट में ज़्यादा है तो आप इस तरह का बनाएं। तो इस तरह के जब आपस में दो अलग अलग डिपार्टमेंट के बराबर सेम रैंक के अधिकारी जब आपस में बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो ये हमारी लेटरल या हॉरिजॉन्टल इन्फॉर्मेशन कहलाती है, कम्युनिकेशन कहलाता है। अब ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसके हमारे कुछ नेटवर्क हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो हमारे वर्टिकल हो, लेकिन ये एक नेटवर्क के तहत भी हमारे चलते हैं। तो वो नेटवर्क क्या हो सकता है? एक सबसे पहला है चेन नेटवर्क। चेन नेटवर्क में एक जो बॉस है वो अपने सबऑर्डिनेट को, फिर ये अपने सबऑर्डिनेट को, ये अपने सबऑर्डिनेट को, ऐसे एक आदमी को नीचे तक ये चलती रहती है। चेन के रूप में यहाँ पर कोई कम्युनिकेशन चलता है, इंफॉर्मेशन चलती है। दूसरा एक होता है ये व्हील टाइप में। क्या है कि यहाँ पर एक अधिकारी होता है और उसके सबऑर्डिनेट मान लीजिए 4 हैं। ए अधिकारी है और बी सी डी ई इसके क्या है, सबऑर्डिनेट है। इन सबऑर्डिनेट को आपस में बात करने की, बराबर के अधिकारी, इनको आपस में बात करने की छूट नहीं होती, आपस में इंफॉर्मेशन नहीं देते एक दूसरे को। बल्कि अगर यहाँ पर ये सभी ए को इन्फॉर्म करते हैं और ए फिर बाद में किसी और को इन्फॉर्म करता है। ए सबको इन्फॉर्म कर सकता है और सब ए को इन्फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये आपस में इन्फॉर्मेशन नहीं देते। इसमें मान लीजिए अगर कोई इन्फॉर्मेशन बी से डी तक जानी है तो बी पहले ए को देगा, फिर ए यहाँ पर डी को इस इन्फॉर्मेशन को देगा। यहाँ पर बी सीधा डी को नहीं दे सकता, या डी को मान लीजिए ई को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो डी पहले इस बात को ए को बताएगा, ए उसे ई तक पहुँचाएगा। तो ये हमारा व्हील नेटवर्क कहलाता है। एक होता है हमारा सर्कुलर में एक अधिकारी अपने जो नियरेस्ट अधिकारी होते हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे ए है, ये ई और बी को देगा, बी ए और सी को देगा, सी बी और डी को देगा, डी ई और सी को देगा। इस तरह से सर्कुलर नेटवर्क कहलाता है। एक हमारा होता है फ्री फ्लो में कोई भी किसी को भी इन्फॉर्म कर सकता है। जैसे यहाँ पर ए है, ये बी को भी कर सकता है, ई को भी कर सकता है, सी को भी, डी को भी। उसी तरह से सी है, ये बी को भी इन्फॉर्म कर सकता है, डी को भी, ई को भी और ये ए को भी। इसी तरह से ई है, ये बी को, ए को, सी को और डी को, ये किसी को भी इन्फॉर्म कर सकता है। ये हमारा फ्री फ्लो कहलाता है। एक होता है इन्वर्टेड वी फॉर्म। इन्वर्टेड नेटवर्क में मान लीजिए सी और डी, इनका बॉस है बी और बी का बॉस है ए। तो ये आमतौर पर जो इन्फॉर्मेशन है ये बी को देते हैं, लेकिन इन्हें ए को भी इन्फॉर्म करने की छूट होती है। ये अपने बॉस के बॉस को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। ये हमारा कहलाता है इन्वर्टेड वी फॉर्म। अब इसी तरह जो नेटवर्क हैं ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में भी नेटवर्क होते हैं।
तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के नेटवर्क को हम ग्रेपवाइन नेटवर्क भी बोलते हैं। अब इनमें पहला होता है हमारा सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को इन्फॉर्म करता है, एक व्यक्ति एक को ही इन्फॉर्म करता है और वो अगला दूसरे को करता है, दूसरा, इस तरह से ये चेन चलती रहती है। लेकिन इसमें ऊपर और नीचे हमने क्या कट्टा लगाए हुए हैं। इसका मतलब है इसके अंत का, शुरुआत का और अंत का पता नहीं होता कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से चली थी और ये कहाँ तक हमारी पहुँचतेगी। तो इनका ना आदि होता है ना अंत, ना इसका बिगिनिंग के पता होता है ना एंड की पता होती है। दूसरा है गॉसिप। इसमें मान लीजिए ए है, ये ए अपने साथियों को बी सी डी ई एफ जी एच जितने भी इसके साथी हैं, ये अपने सभी साथियों को इकट्ठा करता है और सबको इन्फॉर्म करता है। तो ये हमारा गॉसिप नेटवर्क कहलाता है। इसमें ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशनल जो कम्युनिकेशन है वो कम होता है, कोई पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा इस तरह से दी जाती है। दूसरा एक होता है प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। इसमें मान लीजिए यहाँ पर ये ए है, इसके नज़दीक बी सी डी और ई ये हैं, ये इसके नज़दीक हैं, लेकिन ये एट रैंडमली सभी को इन्फॉर्म नहीं करता है, एट रैंडमली किसी को भी। जैसे यहाँ पर इसने सी और डी को दो को इन्फॉर्म कर दिया, बाकी दो को छोड़ दिया। तो इसमें कुछ सोच समझ कर नहीं करता है ऐसा, अचानक बाई चांस जिसको ये देना चाहता है उनको इन्फॉर्मेशन दे देता है। अब सी के आगे मान लीजिए ये एफ जी एच ये तीन है, अब सी इनमें से एक एच को छोड़ देता है, मान लीजिए किसी भी दो को यहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया। और यहाँ पर डी है आई जे, यहाँ पर ये दो इसके आदमी है तो इन्होंने एक को दे दिया, एक को छोड़ दिया। तो यहाँ पर ये बाई चांस किसी को भी इन्फॉर्म कर देते हैं, जरूर नहीं है सभी को इन्फॉर्म करें। गॉसिप में सभी को इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन यहाँ प्रोबेबिलिटी में किसी को भी कुछ को इन्फॉर्म कर देते हैं, कुछ को छोड़ देते हैं। यानी इसको कोई जरूर नहीं है सभी को इन्फॉर्म इसमें नहीं किया जाता। एक होता है क्लस्टर नेटवर्क। इसमें एक व्यक्ति के जितने उसके सेलेक्ट कर लेता है वो, जैसे ए है, ये बी सी और डी इनको सेलेक्ट करता है और इनको इन्फॉर्म करता है। फिर यहाँ पर ये सी है, ई एफ और जी को सेलेक्ट करता है और इनको इन्फॉर्म करता है। फिर ये ई है, ये आई और जे को इन्फॉर्म करता है। तो यहाँ पर ये सिलेक्टेड होते इसमें, और यहाँ पर क्लस्टर में और प्रोबेबिलिटी नेटवर्क में ये कि यहाँ पर सोच समझ कर नहीं करते कि हमें किस किस को इन्फॉर्म करनी है। यहाँ पर सोच समझ करके कि हमें किस किस को इन्फॉर्म करनी है। ये मान लीजिए इसके पास में और भी कोई इसके संपर्क में हो सकता है, लेकिन जरूर नहीं है ये सबको ही इन्फॉर्म करे, लेकिन जिनको करेगा वो सिलेक्टेड को करेगा। इनमें और इसमें अंतर ये है कि ये तो बाई चांस जिसको जो आ गया ठीक है उनको एक दो को कर दिया, बस बाकी छोड़ दिया। यहाँ पर ये सिलेक्टेड, ये सोचता है भरोसेमंद कौन कौन आदमी है, उन आदमियों को यहाँ पर ये इन्फॉर्म करते हैं। तो ये है हमारे इन्फॉर्मल ग्रेपवाइन नेटवर्क। इनके आदि अंत की कुछ पता नहीं होती, पता नहीं कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन ही चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी इनके ये चार हमारे तरीके हैं मुख्य रूप से, जिनसे कि हमारे ग्रेपवाइन नेटवर्क जो चलता है। इसमें इन्फॉर्मल कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन ये जाती है। अब हम जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन की हमारी क्या क्या बाधाएं हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आमतौर पर हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आ ही जाता है, तो इसको आप ध्यान से करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये बैरियर्स को हमने यहाँ पर चार भागों में यहाँ पर बांटा हुआ है। सीमेंटिक बैरियर्स यानी भाषा संबंधी जो बाधाएं, साइकोलॉजिकल बैरियर मनोवैज्ञानिक बाधाएं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर संगठनात्मक बाधाएं, और पर्सनल ये व्यक्तिगत बाधाएं होती हैं। अब ये सीमेंटिक बैरियर्स कौन कौन से होते हैं, इसमें पहला आता है, अब इनके मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिए आगे, अगर आपको वैसे याद करने में आसानी हो आप कोई नई भी शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो इनकी, कोई ऐसा नहीं है कि यही एक तरीका है। आप अपने तरीके से याद करने के लिए आप कोई भी शब्द ऐसे उपयोग कर सकते हैं। जैसे पहले BBUSTF, तो इसमें क्या बेडली एक्सप्रेस्ड, मतलब कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग करना। बेडली एक्सप्रेस्ड में कोई जरूर नहीं, प्रॉपर शब्दों के यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होता कई बार, तो ये भाषा में कुछ कठोर शब्द प्रयोग हो जाते हैं जिसका कि कुछ अलग अर्थ जाकर निकलता है, उसका इफेक्ट अच्छा नहीं पड़ता, वो कई बार विरोध उसका ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडिंग। अब कई बार बॉडी लैंग्वेज जैसे सिर हिलाया, अब इसका अर्थ हाँ में है या ना में है, उसने ना के लिए सिर हिलाया लेकिन दूसरे को हाँ जैसा लगा, तो यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज में भी उसका डिकोडिंग करने में, गेस्चर करने में तो गलती यहाँ पर होने की संभावना रहती है।
अनक्लैरिफाइड एजम्पशन, कई बार हम ये मान लेते हैं कि सामने वाले को ये भाषा आती है, ये लैंग्वेज आती होगी, और उसमें वहाँ पर हम इन्फॉर्म कर देते जबकि वो उस भाषा को जानकार नहीं होता। सिम्बोलिस्ट विद डिफरेंट मीनिंग, अब कई बार कुछ वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल आता है वैल्यू का। अब वैल्यू की कीमत भी है, वैल्यू का सम्मान भी है, वैल्यू की इंपॉर्टेंस भी है, वैल्यू के कई यहाँ पर हमारे अर्थ निकलते हैं। तो उसमें क्या अर्थ निकलता है उसका, सामने वाला कुछ अलग अर्थ भी उसका कई बार निकाल लेता है। टेक्निकल जरगों, यहाँ पर ये हमारे आती है, कुछ टेक्निकल भाषाएं होती हैं जो कि आम लोगों के समझ में नहीं आती। अब जैसे कंप्यूटर का कोई आदमी वो एक्सेल कहे, अब एक्सेल का अलग भी एक जो मैकेनिक है उसके लिए एक्सेल अलग है, मान लीजिए जो इंजन को पहिया से जोड़ता है वो एक्सेल है, लेकिन अगर एक कंप्यूटर वाला एक्सेल कहे तो उसके लिए एक्सेल की अलग उसका अर्थ है। तो यहाँ पर जो टेक्निकल भाषा है वो भी कई बार किसी दूसरे के समझ में नहीं आती, उसको केवल वो टेक्निकल आदमी है उस बात को समझ पाते हैं। फॉल्टी ट्रांसलेशन, कई बार उसका जब हम ट्रांसलेट करते हैं किसी एक भाषा से दूसरे भाषा में, तो उनके भाव में अंतर आ जाता है, उनका उतना अच्छा जो एक्सप्रेस नहीं होता जो कि एक भाषा में होता है। अगर हम उसका ट्रांसलेशन करते हैं तो कई बार ट्रांसलेशन में भी कुछ गलती रह जाती हैं, कुछ अलग शब्द प्रयोग हो जाते हैं जिससे कि उसका अर्थ ही बदल जाता है। तो ये हमारी सीमेंटिक बैरियर्स है, इसमें से आप 4-5 भी अगर आप याद रह जाती हैं जो आसान से उनको आप याद कर सकते हैं। एग्जाम में आमतौर पर 4 या 5 ही पॉइंट इसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी साइकोलॉजिकल बैरियर्स, यानी मनोवैज्ञानिक इसमें बाधाओं में क्या आती है, प्री मैच्योर इवेल्युएशन, हम पहले से ही कई बार किसी का अनुमान लगा लेते हैं, यार ये बात कहेगा या ये झूठ बोलेगा, तो वहाँ पर फिर हम वो भी हमारी बाधा आ जाती है, वहाँ से भी जो भाषा इंफॉर्मेशन वो ठीक से नहीं पहुँच पाती। लेक ऑफ अटेंशन, कई बार हम ध्यान नहीं देते, हमारे कहीं ध्यान दूसरी जगह होता है और वो बात कही जा रहे हैं तो वो भी हमारे पास में सही नहीं समझ में आती, वो कई बार कुछ उसका भी गलत अर्थ निकल जाता है। लॉस ऑफ ट्रांसमिशन, जब भाषा एक आदमी से दूसरे से तीसरे से चौथे तक जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ शब्द रह जाते हैं, हूबहूब, कहीं कोई टेप रिकॉर्डर तो होता नहीं, कोई आदमी जैसा सुना सेम उसने दूसरे से कह दिया। ये आमतौर पर जो ओरल जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती हैं उनमें ज़्यादातर ये गलतियाँ होती हैं। अब जितनी बात उसने सुनी है वो जब दूसरे आदमी को बात कहेगा तो उसमें उसको 2-4 बातें फिर रह जाती हैं, फिर अगले तक बात पहुंचाता तो उसमें से कुछ 2-4 बात उसको रह जाती है, वो पूरी बात दूसरे को नहीं कह पाता। तो इस तरह से लॉस ऑफ ट्रांसमिशन में भी हमारी प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं पहुंच पाती। डिस्ट्रस्ट, कई बार हम किसी पर भरोसा नहीं करते, जब भरोसा नहीं करते तो उसकी बातों पर ध्यान से नहीं सुनते तो प्रॉपर से जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं पहुँच पाती है। नेक्स्ट आती है हमारी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में क्या है, जो संगठन है हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिसके कारण से जो इन्फॉर्मेशन आसानी से नहीं पहुंच पाती। जैसे ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी है, अब पॉलिसी में क्या बनाया हुआ है कि एक जो आदमी अपने पहले ऊपर के अधिकारी पहले अपने इमीडिएट बॉस को कोई इन्फॉर्मेशन देगा, उसके बाद में ऊपर इन्फॉर्मेशन जाएंगी। तो यहाँ पर ये भी जिससे कि कई बार आदमी सोचता है यार कहाँ मैं इसको दूंगा, ये फिर आगे पहुँचाएंगे, फिर वहाँ से आगे इन्फॉर्मेशन जाएगी, तो कई बार आदमी उस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचाता है। दूसरी बात आती है ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़। अब फैसिलिटीज़ में क्या है, किसी को मान लीजिए कहीं मेल करना है तो मेल के वहाँ कंप्यूटर का कनेक्शन नहीं है, कहीं फ़ोन करना है तो उसमें लैंडलाइन की मान लो फ़ोन की वहाँ सुविधा नहीं है। तो कई बार ऑर्गेनाइजेशनल इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती, टाइप करना है तो टाइपराइटर मान लीजिए ख़राब है वहाँ पर, तो कुछ फैसिलिटी ना होना भी कई बार हमारे और जो इन्फॉर्मेशन है वो ठीक से नहीं पहुँच पाती। रूल एंड रेगुलेशंस, कुछ रेगुलेशंस ऐसे होते हैं, रूल्स ऐसे होते हैं कि आपको इस तरीके से ही इन्फॉर्मेशन देनी है, उसका एक नियम बना दिया जाता है कि एक प्रॉपर परफॉर्मा होने चाहिए, इस तरह से टाइप होनी चाहिए। तो उस तरह से जब उनके जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं तो उसकी वजह से भी हमारी इन्फॉर्मेशन से ठीक से नहीं पहुंच पाती है। अब नेक्स्ट आता है स्टेटस। अब ये एक जो बड़ा अधिकारी है वो अपने सबॉर्डिनेट से थोड़ा गैप बना के रखता है, अपनी डिग्निटी बनाए रखने के लिए, अपने स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए कि भाई मैं तो इनसे बड़ा ऑफिसर हूँ, और उनकी बातों पर वो ठीक से ध्यान नहीं देता है। तो ये भी एक हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है कम्युनिकेशन की। अब आती है हमारी पर्सनल बैरियर्स, यानी व्यक्तिगत बाधाएँ। इनमें फियर ऑफ चैलेंज, कई बार जो हमारे उच्च अधिकारी होते हैं, बॉस होते हैं,
वो अपने सबॉर्डिनेट की बातों को उनको ज़्यादा बात कहने नहीं देता, ज़्यादा सुझाव देने नहीं देता, उसे मौके नहीं देता सुझाव देने की। उसे डर होता है कि कहीं ये नहीं है कि ये तुम्हारे ऊपर ही तुम्हारा ही उल्टा बॉस बन जाए। उसे अपनी पोजीशन का खतरा रहता है कई बार, तो वो इस तरह से मोटिवेट नहीं करता दूसरों को इन्फॉर्मेशन देने की। खुद भी कई बार इन्फॉर्मेशन अपने सबॉर्डिनेट्स को नहीं देता, कहीं उसे उसकी कमजोरियों का ना पता लग जाए। दूसरा, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस। कई आदमियों में कॉन्फिडेंस नहीं होता अपने ऑफिसर के सामने बात करने का, वो झिझकते हैं बात कहने में, तो इस वजह से भी कई जो इन्फॉर्मेशन हमारी नहीं पहुंच पाती। लेक ऑफ इंसेंटिव्स, तो ये कई बार सबॉर्डिनेट की तरफ से नहीं, ऊपर जो अधिकारी होते हैं, बॉस होते हैं, उनकी तरफ से भी एक कमी होती है कि वो अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको मोटिवेट नहीं करते, उनको इंसेंटिव नहीं देते कि भाई हाँ चलिए आप भी शाबाश, आप भी बताइए क्या क्या बताना चाहते हैं। तो उनकी बातों को ठीक से वो सुनते नहीं हैं, उनको बात कहने की पूरी तरह से छूट नहीं देते हैं। तो इसकी वजह से भी जो इन्फॉर्मेशन वो ठीक से नहीं पहुंच पाती है। अनविलिंगनेस में भी यही आता है कि कई बार जो सबॉर्डिनेट हैं वो अपने जो अधिकारी होते हैं उनको कोई इन्फॉर्मेशन देने के इच्छुक ही नहीं होते, उनका मन नहीं करता कि भाई हम क्या इनसे बात करें, कुछ फ़ायदा तो होता नहीं है। तो इस तरह से जो अनविलिंगनेस है उससे भी हमारी प्रॉपर इन्फॉर्मेशंस नहीं पहुंच पाती। तो ये हमारे क्या है, बैरियर्स हैं, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस में भी एक बार शब्द आया था नॉइज़। नॉइज़ का मतलब ही ये बैरियर्स थी कम्युनिकेशन में। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि हमारे एक जगह से दूसरी जगह तक जो इन्फॉर्मेशन आती है तो उसमें ये कुछ बाधाएं होती हैं, कुछ बैरियर्स होते हैं, ये रुकावटें होती हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारी कम्युनिकेशन है उसको इफेक्टिवनेस उसमें कैसे इम्प्रूव की जाए, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे, प्रभावशाली ज़्यादा कैसे बनाएं हम। तो उसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले क्या है, क्लैरिफाई द आइडियाज़ बिफोर कम्युनिकेशन। जो हमारे आइडिया, क्या हम कम्युनिकेट करना चाहते हो, उससे पहले उन आइडियाज़ को, उस इन्फॉर्मेशन को क्लियर कर लें। कहीं ऐसा नहीं हो कि उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हमें ही नहीं हो और हम आगे इन्फॉर्म करें तो वो ठीक से इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट नहीं हो पाता। तो कम्युनिकेट करने से पहले उसे क्लियर कर लेना चाहिए कि हम क्या बात कहना जा रहे हैं। कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर। हमें जो रिसीवर है, जो इन्फॉर्मेशन लेने वाला है, जिसको हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसकी ज़रूरत के अनुसार होनी चाहिए। मान लो हम किसी को ऐसी बात बता रहे हैं जो कि उसकी ज़रूरत की ही नहीं है, तो वो उस बात को ध्यान से नहीं सुनता है। नेक्स्ट आती कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेट। कम्युनिकेट करने से पहले हमें अपने साथियों से, अपने बॉस से उसको कंसल्ट कर लेना चाहिए कि मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्या ये ठीक है। अगर वहाँ से वो ओके कर देते तभी आगे चल के हम उसको इन्फॉर्मेशन को दें। तो ये इसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन्स एंड कंटेंट ऑफ द मैसेज। जो हम मैसेज दे रहे हैं उसकी क्या लैंग्वेज हो, अच्छी सही शब्दों का उसमें चयन किया गया हो, अच्छी टोन में, ऐसे नहीं कई बार शब्दों से नहीं बल्कि उसके लहजे से कई बार इन्फॉर्मेशन गलत हो जाती है। जैसे हम कहें हाँ, और इसी को अगर हम हाँ कोई नॉर्मल कहने के बजाय हाँ, तो इसमें भी ऐसा लगेगा कि जैसे उस बात से वो असहमत है। तो टोन्स का भी इसमें फ़र्क पड़ता है कि टोन्स हमें कैसे रखनी है, टोन्स हमें सही होनी चाहिए। नेक्स्ट है कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू लिसनर्स। जो हम इन्फॉर्मेशन दें वो सुनने वाले के लिए मददगार होनी चाहिए, उसके लिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए, वो कीमती होनी चाहिए उसके लिए, तभी वो उन बातों को सुनता है। नेक्स्ट आता है हमारे इंश्योर प्रॉपर फीडबैक। जब हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, प्रोसेस में हमने देखा था कि रिसीवर के जब पास में कोई इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है तो फिर उससे फीडबैक ली जाती है कि आपको ये बात समझ में आ गई है। तो यहाँ पर भी फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है, और प्रॉपर फीडबैक, जिससे कि हमें पता लग जाए जो हमने इन्फॉर्मेशन दी है वो सामने वाले को उसी अर्थ में समझ में आई है या नहीं आई है। कंसिस्टेंसी ऑफ मैसेज, यानी जो मैसेज दिए जाए, इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के विरोधी इन्फॉर्मेशन नहीं हो। पहले हमने कुछ कहा, दोबारा फिर हम कुछ और कह रहे थे, इससे सामने वाला कंफ्यूज होता है। जो हमने पहले मैसेज दिया उसी को आगे बढ़ाना होता है, उसी से संबंधित फिर कोई अगली बात बतानी। उसके विरुद्ध में कोई बात कहेंगे तो वो ये सोचेगा यार मैं पहली बात को मानूँ या इस बात को मानूँ, तो इससे वो कन्फ्यूज रहता है। फॉलो अप कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हमें लगातार सुधार करते रहना चाहिए। हमें अपनी कम्युनिकेशन की जो कमियां हैं उनको ध्यान में रखना है और उनको दूर करते रहना है। तो इससे क्या है, कम्युनिकेशन हमेशा इम्प्रूव होता चला जाएगा। बी ए गुड लिसनर।
अच्छी बात कहने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले एक अच्छे लिसनर बने, पहले सामने वाले की बात को अच्छी तरह से सुन लें, तभी हम फिर अपनी बात कहें। अगर हमने पहले सामने वाले कोई बात सुनी नहीं और अपनी अपनी कहते रहे, तो ना तो उसकी बात हमारी समझ में आएगी, ना हमारी बात उनकी समझ में आएगी। वो हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होगा जब तक कि वो अपनी बात नहीं कह देता है। इस तरीके से हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें भी सामने वाले की बातों को भी ध्यानपूर्वक सुनना, तब फिर उसकी कोई समाधान करना या उसे फिर उसके बाद में कोई इन्फॉर्मेशन देना। इस तरह से ये हमारे हो जाते हैं आज के जो कम्युनिकेशन का जो चैप्टर है, ये हमारा कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।